नाज़रीन 17 यूरोपीय मुल्क जो है वो इसराइल के साथ पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है उनको रिव्यू करने जा रहे हैं, उनको खत्म करने जा रहे हैं। साथ ही बरतानिया के अंदर जो तहरीक है वो तेज हो गई है फलस्तीनी रियासत को रिकॉग्नाइज करने के हवाले से, और इसके साथ जो है वो इसराइली आर्मी जो चीफ नया नेतन्याहू ने खुद लगाया और जिसने ये सारा अग्रेशन इसके प्लान के मुताबिक किया जा रहा है, इसने भी अब जंगबंदी की हिमायत कर दी है और एक्सचेंज डील की इस वक्त इसने हिमायत कर दी है। और इसके साथ साथ जो है वो ईरान जंग के खतरात बढ़ते चले जा रहे हैं और अमेरिकी जो जनरल हैं डॉगलस मैकग्रेगर, जिनके जो एनालिसिस है वो हम आपके सामने रखते हैं और वो बड़ी रियलिस्टिक बात भी करते हैं और इस वक्त इसराइल को वहां पर वो कंडेम कर रहे हैं और बहुत बड़ी वॉइस अमेरिका में वो हैं कि इसराइल के साथ जो स्पेशल रिलेशनशिप है अमेरिका का वो खत्म होना चाहिए। और उन्होंने बात की है कि ईरान के साथ जंग के खतरात अभी भी बहुत ज्यादा हैं और बल्कि हम ईरान जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। जो इसराइल है वो इस वक्त पूरा जोर लगा रहा है और मामलात ईरान जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। जिस तरह से इसराइल पुश करता चला जा रहा है तो बड़ा मुश्किल होगा अमेरिका के लिए, यानी एक बड़ा इम्तिहान है अब अमेरिका के लिए, क्योंकि इससे पहले जहां जहां पर इसराइली लॉबी ने जोर लगाया है वो जंग हुई है, अमेरिका उस जंग के अंदर गया है। तो ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान होने वाला है जिसमें इसराइल बहुत ज्यादा जोर लगा रहा है और क्या अमेरिकन इंतजामिया इस जंग के अंदर इन्वॉल्व होगी या नहीं। ईरान ने आज डिक्लेयर किया है कि उनकी जो टॉप नेशनल पॉलिसी एजेंडा है वो क्या है। हर मुल्क का एक टॉप फोकस होता है ना कि उनका फोकस क्या है, तो उन्होंने बताया है कि रेजिस्टेंस की सपोर्ट, हिजबुल्लाह की, हमास की, हुतीज की और बाकी रेजिस्टेंस की, ये उनकी फॉरेन पॉलिसी का सबसे टॉप एजेंडा है। अब हिजबुल्लाह की जो बात है बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिजबुल्लाह को सरेंडर करवाने के लिए मिडिल ईस्ट और गल्फ रियासतें इस वक्त पूरा जोर लगा रही है। लेबनीज स्टेट जब हिजबुल्लाह के खिलाफ इकदाम उठा रही है तो यहां पर एक लड़ाई जो है वो बहरहाल मौजूद है जहां पर हिजबुल्लाह को डिसआर्म करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें लेबनीज स्टेट है, लेबनीज स्टेट के पीछे अमेरिका है, गल्फ रियासतें भी लेबनीज स्टेट को सपोर्ट कर रही हैं। तो ईरान ने आज अनाउंस किया कि हम हिजबुल्लाह के साथ खड़े हैं और रेजिस्टेंस के साथ खड़े हैं पूरी तरह से, और ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का एक हिस्सा नहीं है बल्कि ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का सबसे टॉप प्रायोरिटी है कि हमने रेजिस्टेंस को हर कीमत पर, हर हालत में, हर डायरेक्शन में सपोर्ट करना है। तो तमाम सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन सबसे पहले मैं एक स्पेशल आर्टिकल आपके सामने रखने जा रहा हूं मौजूदा सूरत हाल को समझने के लिए, और इसराइल जो इस वक्त हैबत दिखा रहा है, जो टेरर दिखा रहा है, जो अग्रेशन दिखा रहा है, क्या इसमें इसराइल अल्टीमेटली फाते होने वाला है। तो फॉर्मर इजरायली प्राइम मिनिस्टर जिनका एक एनालिसिस 4 हेडलाइंस हमने आपके सामने 2 दिन कबल रखी थी, आज उन्होंने पूरा आर्टिकल लिखा है फाइनेंशियल टाइम के अंदर। फाइनेंशियल टाइम यानी अब देखें वर्ल्ड मीडिया के अंदर ये चीजें रिपोर्ट हो रही हैं। फाइनेंशियल टाइम के अंदर उन्होंने लिखा है कि इस वक्त जो जंग लड़ी जा रही है क्या इसमें नेतन्याहू कामयाबी हासिल कर लेगा, इसका नतीजा क्या निकलेगा। उन्होंने लिखा है कि इस वक्त जो नेतन्याहू इकदाम उठा रहा है, जो जुल्म कर रहा है, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है सारे इसराइल को भुगतने पड़ेंगे और इस जंग के अंदर कोई कामयाबी नहीं होने वाली। हेडलाइन पहले देखिए, बराक डब्स गाजा वॉर कवर फॉर नेतन्याहू सर्वाइवल स्ट्रेटेजिक डिजास्टर। वो कह रहे हैं नेतन्याहू की ये जो जंग है ये असल में उसके अपने सर्वाइवल के लिए उसने एक कवर बना लिया है और फॉर द स्टेट ऑफ इजराइल ये एक स्ट्रेटेजिक डिजास्टर जो वो होने जा रहा है। बराक वांट्स दैट नेतन्याहू's refusal to end war on Gaza threatens both captives and the entity's strategic future। इजराइल का जो मुस्तकबिल है वो इस जंग की वजह से दांव पर लग गया है। अगर नेतन्याहू ने ये जंग ना रोकी, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मर इजरायली प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंशियल टाइम्स के अंदर लिख रहा है कि अगर ये जंग नेतन्याहू ने ना रोकी तो इजराइल का जो फ्यूचर है वो इस वक्त दांव के ऊपर लग गया। अच्छा, आगे वो लिखता है कि इस वक्त 2 ऑप्शन है इजराइल के पास, यानी तफसील के अंदर वो लिख रहा है 2 ऑप्शन है इस वक्त इजराइल के पास, और वो ये है, एक तो जो दुनिया इस वक्त मुतालबा कर रही है और अब यूरोप भी उस मुतालबे में शामिल हो गया है कि फौरी तौर पर जब जंगबंदी की जाए और एक्सचेंज डील कर ली जाए, फलस्तीनी कैदी छोड़ दिए जाए और वहां से रेजिस्टेंस जो वो इजरायली कैदी छोड़ देगी और वॉर जो वो मुकम्मल खत्म हो जाएगी। एक ये ऑप्शन है कि इजराइल इसको अवेल कर ले। दूसरा ऑप्शन ये है कि जो नेतन्याहू के डिक्लेयर्ड गोल्स हैं उसी के मुताबिक जंग जारी रहे और फलस्तीनियों को जिसमें डिस्प्लेस किया जाना है, गजा को मुकम्मल तौर पर ऑक्यूपाई करना है। एक दूसरा जो रास्ता है वो ये है, तीसरा तो कोई रास्ता है नहीं, यही 2 रास्ते हैं। तो उसके मुताबिक ये जो हमास को डिफीट देना है या फलस्तीनियों को डिस्प्लेस करना है, ये अनरियलिस्टिक गोल्स हैं, ये अनअचीवेबल गोल्स हैं और ये रीन्यूड जो फाइटिंग है, दोबारा से ये अग्रेशन शुरू होना, वो तो अग्रेशन नहीं लिख रहा लेकिन दोबारा से इस का आगाज होना, इसमें एब्सोल्यूट जो विक्ट्री है उसके मुताबिक ये कभी हमास के ऊपर अचीव की ही नहीं जा सकती। हमास को डिफीट नहीं किया जा सकता, फलस्तीनियों को डिस्प्लेस नहीं किया जा सकता, बल्कि इस अमल के दौरान इसराइल को सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ेंगे और जो सारा कुछ गजा में इस वक्त हो रहा है और जो आलमी विल के खिलाफ जाकर इसराइल खड़ा हो गया है। हालांकि हमेशा जो आलमी विल है, जो इंटरनेशनल विल है, वो इसराइल के साथ खड़ी हुई है, आज इसराइल के साथ नहीं है। और आगे वो लिखता है कि जो डील है दैट वुड ओवरवेलमिंगली सर्व इजराइल्स नेशनल इंटरेस्ट। इस वक्त इसराइल का इंटरेस्ट क्या है, नेशनल इंटरेस्ट क्या है, अगर वो डील के अंदर चला जाता है, अगर वो जंगबंदी की तरफ चला जाता है तो ये वो रास्ता है जो इसराइल को इख्तियार करना है, ये वो रास्ता है जिस पर इसराइल सर्वाइव कर सकता है। और प्रोस्पेक्ट फॉर रीजनल डिप्लोमेसी, इसके लिए रीजन के अंदर रीअलाइन होने के
रास्ते खुल जाएंगे, सच एज द नॉर्मलाइजेशन रिलेशंस विद सऊदी अरेबिया। एक ऐसी स्पेस बनना शुरू हो जाएगी कि सऊदी अरेबिया के साथ नॉर्मलाइजेशन जब हो सकती है आगे चलकर, यानी फिलिस्तीनी रियासत उसके मुताबिक इज द ओनली वे फॉर इजराइल टू कंटिन्यू। और नेतन्याहू's coalition politics undermine peace prospects। नेतन्याहू की जो ये coalition politics है कि यानी एक उसकी गवर्नमेंट इत्तेहाद की वजह से, यानी बेन गवर की पार्टी है, समोतरेज की है, कोई दो चार और पार्टियां हैं, तो इस coalition को बचाने की जो सियासत है ये वो कह रहा है कि स्टेट ऑफ इजराइल को इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ेंगे। वो कह रहा है कि जो फार राइट के साथ ये आकर इसने coalition बनाया है और बेन गवर और समोतरेज जैसे लोग who advocate for reoccupying Gaza and resettling Gaza makes a political settlement nearly impossible। तो जो रेटरिक है इस वक्त, जो गोल है कि गजा को ऑक्युपाई करना है, डिस्प्लेस करना है, वहां पर इजरायली बातकारों को लाकर बिठाना है, इससे क्या हो रहा है कि पीस इम्पॉसिबल है और पॉलिटिकल सॉल्यूशन जब इसके बाद पॉसिबल ही नहीं है इस सोच के साथ। तो जहां पर पॉलिटिकल कोई सेटलमेंट पॉसिबल नहीं है, यानी आप टेबल पर बैठकर कोई फैसला एट द एंड नहीं कर सकते, तो बहुत तबाही है। तो वो कह रहा है कि इजराइल ऑन द वे ऑफ डिजास्टर है। और वो कहता है कि नेतन्याहू ये क्यों नहीं कर रहा, जब हम सब कह रहे हैं कि ये डिजास्टर है फॉर द स्टेट ऑफ इजराइल, तो उसके मुताबिक कि इसकी जो गवर्नमेंट है वो कोलैप्स कर जाएगी, जो 7 अक्टूबर का फेलियर हुआ है उस पर इंक्वायरी शुरू हो जाएगी, एंड डैमेज टू हिज ऑनगोइंग करप्शन ट्रायल। तो ये उसकी मौत है, ये तीनों चीजें। इसलिए वो समझता है कि वो जंग जारी रखे और इसी के जरिए वो बचा रहेगा और अल्टीमेटली वो कोई ऐसी फतह हासिल कर लेगा कि ये तीनों चीजें रिवर्स हो जाएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। इंटरनेशनल प्रेशर माउंट्स ऑन इजरायली लीडरशिप, जो आलमी प्रेशर है वो बढ़ता चला जा रहा है। अकॉर्डिंग टू द ब्राक, ग्लोबल पेशेंस इज रनिंग आउट, जो आलमी पेशेंस है वो इस वक्त खत्म हो रहा है। एंड लॉन्ग स्टैंडिंग स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन, इस वक्त इजराइल जो जंग लड़ रहा है, जो नेतन्याहू जंग लड़ रहा है, ये लॉन्ग स्टैंडिंग स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन है जो इजराइल की जानिब से की जा रही है। और फिर आगे वो लिखता है कि जैसे हेनरी किसिंजर है, मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ अमेरिका, पूरी कोल्ड वॉर के दरमियान, जिसने मतलब हेनरी किसिंजर के नाम से कौन वाकिफ नहीं है, हेनरी किसिंजर और एक दो बड़े और लोगों को कोट करते हुए वो लिखता है कि उनके मुताबिक द वॉर मस्ट सर्व अ क्लियर पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव। हेनरी किसिंजर की मिसाल देते हुए कहता है कि इन जैसे लोगों ने भी ये कैटेगोरिकली कह रखा है कि हर जंग के साथ एक पॉलिटिकल पर्पस जुड़ा होना चाहिए। पॉलिटिकल पर्पस आप किसको कहते हैं, यानी रशिया की जंग है यूक्रेन के साथ, उसका पॉलिटिकल पर्पस। ये नेटो कैसा नहीं बनेंगे, जिस दिन ये अनाउंस कर देंगे उस दिन जंग खत्म हो जाएगी, और ये चीज जो है वो पॉसिबल है, अमेरिका इस पर मान भी गया है। यानी पॉलिटिकल सॉल्यूशन से मुराद यह है कि आप टेबल पर बैठकर अल्टीमेटली मामला तय कर सके, कि कोई मुआहदा हो सके। एक ऐसी जंग जिसमें कोई पीस है ही नहीं, तो वो तो डिजास्टर है। जिस भी जंग के साथ पॉलिटिकल पर्पस नहीं जुड़ा होता, उस जंग में उस मुल्क को डिजास्टर ही होता है। और वो कहता है कि नेतन्याहू हैज वेपनाइज्ड द वॉर टू प्रोटेक्ट हिज ओन पोजीशन, जबकि नेतन्याहू के पास कोई पॉलिटिकल पर्पस नहीं है, यानी फलस्तीनी को डिस्प्लेस कर देंगे। इसके ये तो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। यानी फलस्तीनी को डिस्प्लेस कर देंगे, उसके बाद ये नहीं होगा कि अरब्स और इजरायली जो है वो टेबल पर बैठ जाएंगे और कहेंगे कि जो मसला था वो खत्म हो गया, अब हम बैठकर हल कर रहे हैं। ये तो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, ये तो और बड़ी जंगों की तरह मामला जाना है। तो इसलिए वो कह रहा है कि ये डिजास्टर होने जा रहा है और जंग को जारी रखना, उसके मुताबिक इसकी जो प्राइस है वो टू हाई है। और उसके मुताबिक इस वक्त फौरी जंगबंदी करना, इट इज नॉट ओनली स्ट्रेटेजिकली साउंड, ये स्ट्रेटेजिकली इजराइल के लिए कितना जरूरी है, बट मॉरली अर्जेंट। लेकिन ये अखलाकी तौर पर भी यानी बिल्कुल साख इनकी तबाह हो जाएगी, जो कि साख है ही नहीं। लेकिन बहरहाल यूरोप तो रिकॉग्नाइज करता है ना कि इजराइल एक मॉरल स्टेट है, वो सारा स्ट्रेटेजिकली मॉरली वो लिखता है कि ये अर्जेंट है, ये फिलफौर करने वाली जरूरत है। तो ये एक मैंने कंप्रीहेंसिव एक चीज आपके सामने रखी है। तो देखें ये वहां पर खुलकर अब ये बातें हो रही हैं, इंटरनेशनल मीडिया में, वेस्टर्न मीडिया में वो जाकर लिख रहे हैं कि अपने लोग इसमें ना कोई फतह है, ना कोई इसमें कोई कामयाबी है, ना कोई ग्रेटर इजराइल है, ना इसके इख्तिताम पर कोई पीस है, बल्कि ये नई जंगों का आगाज होगा। फलस्तीनियों को डिस्प्लेस करना या गजा को ऑक्युपाई करना, ये नई जंगों का आगाज होगा। तो ये बात वहां पर अब देखें इनको कोई फलस्तीनियों से हमदर्दी नहीं है, तो उनके अपने इतने हाई ऑफिशियल जब वो ये बात करने लगे हैं, तो ये आर्टिकल आपके सामने रखने का मकसद ये था कि ये वो कंक्रीट एविडेंस है कि इसमें कोई फतह वाला मामला नहीं है। जो इंसानियत का सबसे बड़ा लॉस हो रहा है वो जो मासूम जाने वहां पर जा रही है। जहां तक इनके हिसाब का सवाल है या इजराइल की डिजास्टर और डिस्ट्रक्शन का सवाल है, वो तो उस रास्ते के ऊपर इजराइल खुद चल रहा है। और इस वक्त 17 यूरोपीय मुल्क जब वो एग्री हो गए हैं टू रिव्यू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद इजराइल व्हिच इज फेसिंग अ वेरिटेबल ग्लोबल सुनामी ओवर इट्स क्राइम्स इन गाजा। 17 यूरोपियन मुल्क जो है इस वक्त राजी हो गए हैं, जो कि बहुत गैर मामूली बात है। वो रिव्यू करने जा रहे हैं अपने तमाम तर मुआहदे इजराइल के साथ। अगली बात यह है कि ब्रिटानिया के अंदर जो मूवमेंट है वो और ज्यादा तेज हो गई है और अब वहां पर यह तहरीक चलाई जा रही है कि मिड जून के अंदर जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसमें फ्रांस रिकॉग्नाइज करने जा रहा है, बाकी यूरोपियन कंट्रीज रिकॉग्नाइज करने जा रहे हैं, उसमें ब्रिटानिया भी शामिल हो जाए, क्योंकि ब्रिटानिया के प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस तो कर दिया है कि हम फिलिस्तीन रियासत को रिकॉग्नाइज करने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसी कॉन्फ्रेंस के अंदर रिकॉग्निशन होनी चाहिए। लेबर एमपीज पुश फॉर यूके रिकॉग्निशन ऑफ पैलेस्टाइन एट यूएन कॉन्फ्रेंस, ये यूएन की सरबराही में न्यूयॉर्क के अंदर होने जा रही है, जिसको सऊदी अरेबिया को-चेयर करेगा, जिसकी पहली मीटिंग कल हो चुकी है। एज ग्लोबल मोमेंटम फॉर पैलेस्टाइनियन रिकॉग्निशन बिल्ड, फ्रांस सिग्नल्स ओपननेस विद यूनाइटेड किंगडम वेज इट्स नेक्स्ट मूव। ग्लोबल मोमेंटम जब इस वक्त बढ़ रहा है, सीनियर लेबर पॉलिटिशियंस आर इंटेंसिफाइंग कॉल्स फॉर द यूके गवर्नमेंट टू फॉर्मली रिकॉग्नाइज पैलेस्टीनियन स्टेट ड्यूरिंग अ हाई लेवल यूएन पैलेस्टीनियन स्टेट सॉल्यूशन कॉन्फ्रेंस सेट फॉर मिड जून। ये भरपूर तारीख इस वक्त
उनके अंदर जारी है। और ये जो नया आर्मी चीफ नेतन्याहू ने लगाया, जो बहुत बेरहम और बहुत जालिम है, और ये सारा जो अग्रेशन शुरू हुआ है ये इसी का बनाया हुआ वो जनरल प्लान है जिसके मुताबिक ये अग्रेशन हो रहा है। इसने भी आज जंगबंदी की हिमायत कर दी है। देयर इज अ कंसेंसस, ये इजरायली आर्मी चीफ का बयान है, देयर इज अ कंसेंसस विद इन द सिक्योरिटी सर्विसेज ऑन द पॉसिबिलिटी ऑफ रीचिंग एन एग्रीमेंट टू रिलीज हॉस्टेजेस। बिल्कुल वो कह रहा है कि ना पूरी इस आर्मी के अंदर कंसेंसस है कि जंगबंदी होनी चाहिए। ये जो नया आर्मी चीफ लेकर आया उसका ये स्टेटमेंट है। अब इतने सारे एविडेंस है कि उनके अपने लोग कह रहे हैं कि ये जंगबंदी हमारे मफाद के अंदर है, तो इसके बावजूद नेतन्याहू जितना आगे बढ़ता रहेगा वो अपने अंजाम की तरफ पहुंचेगा और इजराइल को इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। अच्छा, एक और इसने बहुत बड़ा ब्लंडर किया एरोगेंस के अंदर, और डिफीट के बाद फिर ये जो इस तरह के बेरहम और जालिम लोग होते हैं, फिरौन होते हैं, वो और बड़ी गलतियां करते हैं। इसने एक और काम किया है जिसका रिएक्शन यूरोप से और ज्यादा सख्त आने वाला है, बल्कि अब तो ये उनकी पर्सनल दुश्मनी में ये मामला तब्दील होने जा रहा है। नेतन्याहू ने आज कोalition बना लिया है, यानी पार्टनरशिप कर ली है यूरोपियन जो राइट विंग पार्टीज हैं। नेतन्याहू's लिकर्ड पार्टी ज्वाइंस फॉर राइट पैट्रियट्स फॉर यूरोप अलायंस। अब इस वक्त जो मौजूदा यूरोपियन लीडरशिप है, यानी कि मैक्रोन है, स्टामर है, जर्मनी के चांसलर हैं, बाकी यूरोपियन जो पार्टीज हैं, ओवरऑल यूरोपीय यूनियन की जो लीडरशिप है वो इस वक्त फार राइट पार्टीज के साथ लड़ रही है, और वो फार राइट पार्टीज का इक्तदार में आना बहुत बड़ा खतरा समझते हैं, यूरोप के लिए बहुत बड़ा खतरा समझते हैं, और उनके खिलाफ बाकायदा लड़ा जा रहा है। अभी जो वहां पर एएफडी पार्टी है उसको बैन कर दिया गया, ठीक है। तो फार राइट पार्टीज इनके साथ तो यानी बाकायदा मैक्रोन ये सब उनको अपने लिए खतरा समझते हैं, उनके साथ जाकर इन्होंने उनकी हिमायत का ऐलान कर दिया। तो ये तो और दुश्मनी आगे बढ़ने जा रही है ना। पहले तो वो फलस्तीन की तरफ बात कर रहे थे, अब तो नेतन्याहू उन लोगों को यूरोप के अंदर सपोर्ट करना शुरू हो गया है जिनके मौजूदा लीडरशिप अपने लिए सबसे बड़ा खतरा समझती है। तो इसलिए यूरोप के अंदर उसने मुदाखला नेतन्याहू ने जाकर कर दिया, और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इजराइल की जानिब से फार राइट जो पार्टीज हैं उनको सपोर्ट किया जा रहा है। तो इसका रिएक्शन और ज्यादा वहां से आएगा। इसी दरमियान जो एडवाइजर हैं सुप्रीम लीडर के, उन्होंने आज कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं। जो टॉक्स हो रही हैं इस बारे में उन्होंने बताया है। ईरान की नेशनल इस वक्त प्रायोरिटी क्या है वो उन्होंने बताया है, और ईरान जंग के जो खतरात हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। एक तो उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें बताई, उन्होंने पूरी डिटेल बताई है कि अमेरिका के साथ बंद कमरों में बैठकर क्या बातें हो रही हैं। सारी दुनिया सुनना चाह रही है कि क्या बात हो रही है, क्या कुछ चांसेस हैं एग्रीमेंट तक पहुंचने के। उन्होंने बताया कि जो पहली मीटिंग हुई वो मीटिंग बहुत अच्छी, और उसमें अमेरिका की जानिब से यूरेनियम इनरिचमेंट के हवाले से कोई शर्त ही नहीं रखी गई, तो वो मीटिंग बड़ी जबरदस्त थी। लेकिन फिर दूसरी मीटिंग में सारा माहौल ही बदल गया, क्योंकि पहली मीटिंग के बाद आपको याद है नेतन्याहू ने वो सारा कहा कि लीबिया स्टाइल पर होना चाहिए और नो इनरिचमेंट और वो सारा। तो दूसरी मीटिंग में जब अमेरिकन आए तो उन्होंने कहा कि हमारी रेड लाइन है अगर तुमने यूरेनियम इनरिचमेंट की, ठीक है, तो वो काफी खराब मामलात हो गए। उसके बाद वो कहते हैं कि पब्लिकली वो बहुत ज्यादा थ्रेट करते हैं, लेकिन जब हमारी टॉक्स होती हैं तो उसमें वो थ्रेटनिंग लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं की जाती। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला है वो यूरेनियम के हवाले से है। ईरान बिल्कुल इसके ऊपर 1% भी कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है, और उधर वहां पर इजरायली लॉबी पूरी तरह से हावी है, और अमेरिकन से वो दोबारा से डिमांड ले आए। तो उनके मुताबिक जैसे सुप्रीम लीडर ने भी स्टेटमेंट जारी की कि बहुत मुश्किल है टॉक्स के कामयाब हों। ये बड़ी गैर मामूली बात है कि ईरान कह रहा है कि बड़ा मुश्किल है। ईरान एडवाइजर रिवील्स डिटेल्स ऑफ यूएस ईरान न्यूक्लियर टॉक्स। इजराइल हैज प्रूवन दैट इट मेक्स द डिसीजन फॉर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन एंड इट इज यूजिंग ऑल कैपेबिलिटीज टू थॉट दीस टॉक्स। ये इजराइल है जो फॉरेन पॉलिसी बना रहा है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की, और इजराइल पूरी कोशिश कर रहा है कि ये ईरान अमेरिका की टॉक्स कामयाब ना हो। उन्होंने कहा बड़ा डिफिकल्ट पाथ है नेगोशिएशंस तक पहुंचना। ये सुप्रीम लीडर के एडवाइजर बात कर रहे हैं, जो डगलस मैकग्रेगर हैं अमेरिका के फॉरेन जनरल, और बड़ी जबरदस्त बात करते हैं, और इस वक्त बड़ी जबरदस्त वो आवाज बने हुए हैं कि इजराइल को वो कंडेम भी कर रहे हैं और इजराइल को एक्सपोज भी कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि अमेरिका इजराइल रिलेशनशिप जो है वो रिव्यू होने चाहिए। अब वॉर विद ईरान इज गोइंग टू बी ऑफुली टफ टू अवॉइड, कुड बिगिन विद अ फॉल्स फ्लैग और अ डिसीजन टू फॉलो इजराइल। ये मतलब हम उस बंदे को कोट कर रहे हैं जो इस जंग का सबसे बड़ा मुखालिफ है, ईरान जंग के। वो कहते हैं कि अमेरिका के लिए डिजास्टर साबित होगी, अमेरिका का बिल्कुल इसके अंदर मफाद नहीं है। इजराइल की गजा इजारियत में सपोर्ट करना कोई अमेरिकी मफाद, बड़ी जबरदस्त वॉइस है उनकी ये बात है, इसलिए इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। उनके मुताबिक ये बहुत टफ होने जा रहा है कि ईरान जंग को अवॉइड किया जा सके, यानी इजराइल इतना जोर लगा रहा है, और जैसे ईरान इस बात को कंफर्म कर रहा है कि ट्रंप इंतजामिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इजराइल बना रहा है, इजरायली लॉबी बना रही है, ये बात ईरान भी कंफर्म कर रहा है। और डगलस मैकग्रेगर कह रहे हैं कि इजराइल जिस तरह से जोर लगा रहा है और जो उनका इन्फ्लुएंस है ट्रंप इंतजामिया के ऊपर, ये बहुत डिफिकल्ट है कि ईरान जंग को अवॉइड किया जा सके। और ये शुरू कैसे होगी ये भी उन्होंने बात, वो कहते हैं कि ये किसी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से भी शुरू हो सकती है, या फिर ये अ डिसीजन टू फॉलो इजराइल, यानी इजराइल ने हमला कर दिया ईरान के ऊपर, ईरान का जवाब आ गया, तो इजराइल जो है वो हमले के साथ ही इन्वॉल्व हो गया, उसने जंग शुरू कर दी ईरान के साथ, तो फिर अमेरिका भी इजराइल की मदद को आ सकता है। ये इस तरह भी शुरू हो सकती है, या कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के साथ भी ये जंग शुरू हो सकती है। ये तो बड़ी खतरनाक बात है। डगलस मैकग्रेगर इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि ये जंग अवॉइड करना बड़ा डिफिकल्ट होगा, इसलिए ईरान जो है वो पूरी तरह से साथ साथ तैयारी भी कर रहा है। तो अभी ये खतरा टला नहीं है। साथ ईरान ने कहा कि हमारी टॉप जो इस वक्त प्रायोरिटी है, और फिर आप देखें ना इस जंग के बाद वो इन्वेस्टमेंट्स, यानी अरब्स इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होंगे अमेरिका में, तो ये डिजास्टर होगा अमेरिकन एम्पायर के लिए। तो ईरान ने साथ कहा है कि हमारी टॉप जो पॉलिसी है वो क्या है, डिफेंडिंग द रेजिस्टेंस, द पैलेस्टीनियन कॉज, द
the Lebanese resistance and confronting Zionist crimes throughout the entire region are the top of our foreign policies agenda. Resistance की सपोर्ट जब इस वक्त हमारी टॉप फॉरेन पॉलिसी, और जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं वो सबसे ज्यादा जब वो ग्लोबल स्टेज के ऊपर जा रहे हैं और बात कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा हमारी टॉप लेवल के ऊपर ये हमारी चीज है, ये हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। इसके साथ हिजबुल्लाह के ऊपर मुसलसल वो एक लेबनीज स्टेट और वो एक पूरा जाल बिछाया हुआ है कि हिजबुल्लाह को डिसार्म किया जाए, उसकी सप्लाई चेन को मुतासर करने की कोशिश की जा रही है, बहुत सारे इकदाम उठाए जा रहे हैं हिजबुल्लाह को। तो आज सदरन लेबनान के अंदर इलेक्शन हुआ है और वहां पर भरपूर टर्नआउट हुआ है, बावजूद इसके कि वहां पर बॉम्बिंग कर रहा है इजराइल मुसलसल। तो हिजबुल्लाह के एमपी ने कहा कि ये टर्नआउट और जो वोटिंग की गई है हिजबुल्लाह के हिमायती उम्मीदवारों को ये मैसेज है कि लेबनान के लोग क्या चाहते हैं और लेबनीज स्टेट इसमें फेल होने वाली है। और लेबनीज स्टेट जो है वो इस गलत डायरेक्शन के अंदर काम कर रही है कि वो अपनी ही रेजिस्टेंस, भाई हिजबुल्लाह कौन है? हिजबुल्लाह लेबनान के लोग हैं, जो हिजबुल्लाह पैदा ही उस वक्त हुई है जब ऑक्यूपेशन हो चुकी थी और इसने 3 जंगों में लेबनान को डिफेंड किया है। सदरन वोटर टर्नआउट सेंड्स क्लियर मैसेज टू इजराइल, ये सारा जो है इस वक्त किया जा रहा है। और अमेरिका ने फॉर्मली जो सैंक्शंस हैं वो खत्म कर दिए सीरिया से। और इंटरेस्टिंग बात इसमें क्या है, जो अहमद अल शरा हैं जो कि इंटरिम प्रेसिडेंट हैं सीरिया के, उनके ऊपर से भी सैंक्शंस मुकम्मल तौर पर खत्म कर दी गई। अल-कायदा के अंदर रहे अल शरा, अमेरिकी जेल के अंदर रहे, $10 मिलियन उनके ऊपर इनाम भी रखा गया, फिर अल नुसरा फ्रंट के अंदर रहे और आज उनके ऊपर सैंक्शंस भी खत्म हो रही हैं, ट्रंप के साथ भी मुलाकात हुई है। तो ये ऐसे होता है, यानी आलमी ताकतें अपने मफादात के मुताबिक ऐसे काम करती हैं। और चाइना जिसने 45 सालों में लास्ट कोई जंग नहीं लड़ी, वो सबसे बड़ा विलन है, लेकिन अमेरिका कभी इन जैसे लोगों को इनके खिलाफ जंग कर रहा होता है, वॉर एंड टेरर कर रहा होता है, कई मुल्कों के ऊपर हमले कर रहा होता है, फिर उन्हीं में से किसी को उठाकर लाकर बिठा देता है। तो बहरहाल सीरिया में स्टेबिलिटी होनी चाहिए, अब जो भी आ गया है। और सीरिया के जो प्रेसिडेंट है वो इस वक्त टर्की पहुंचे हैं और प्रेसिडेंट उर्दुगन के साथ इस वक्त जो है वो उनकी मुलाकात जारी है। तो ये इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया। आपने राय जरूर आगाह करें, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।